नमस्कार मित्रों। आज हम फिर बात करते हैं कि एक राजनीतिक सिद्धांत बनाने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है, या राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है, कि विचारक के विचारों को सही प्रकार से समझने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है। तो कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा अपने दिमाग में, तब हम किसी राजनीतिक विचारक को पढ़ सकते हैं या एक नए राजनीतिक विचार को जन्म। एक बात हमने पहले की थी प्रकृति के बारे में। आज हम बात करते हैं एक दूसरी मान्यता। दूसरी मान्यता यह है कि जब हम राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करते हैं तो हम उसको एक रेशनल एक्टिविटी बताते हैं। आप देखेंगे जब हम राजनीतिक सिद्धांत आप पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, तो उसमें एक विशेषता ये होती है, इट्स ए रेशनल एक्सरसाइज। पॉलिटिकल थियरी इज ए रेशनल एक्सरसाइज एंड इट इज बिल्ट टू लॉजिक्स। यह एक राजनीतिक सिद्धांत एक विवेकीकृत प्रक्रिया है और यह तर्कों के माध्यम से आगे बढ़ती है। अब आप देखेंगे कि जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं, जो यथार्थ में राजनीतिक प्रगटनाएं हैं, उन्हीं का तो हम पूर्तिकरण करते हैं, उन्हीं का तो हम उदाहरणात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, कोई हवा में तो बनाते नहीं है। तो यथार्थ में मनुष्य जाति है और मनुष्य का समाज है, जैसा व्यवहार करता है, के आधार पर ही हम निर्माण करते हैं राजनीतिक सिद्धांत का, और हम कहते हैं कि ये रेशनल एक्सरसाइज है। प्रश्न ये उठता है, क्या हर मानवीय समाज या हर व्यक्ति केवल विवेकीकृत तरीके से व्यवहार करता है या नहीं करता? इसमें विचारक डिवाइडेड है। कुछ विचारक या अधिकतर विचारक जो इस राजनीतिक सिद्धांत की इस परिभाषा को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्य में रीजन की जो फैकल्टी है वो एक्सक्लूसिव है, वो उसको दूसरे पशुओं से अलग करती है। इसलिए मनुष्य की जब हम बात करते हैं तो हमें मनुष्य के विवेकीकृत व्यवहार की ही बात करनी चाहिए, गैर विवेकीकृत व्यवहार की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दूसरे पशुओं में भी होती है। फिर हम इसकी क्या बात कर मनुष्यों के, हम जब मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें केवल विवेकीकृत व्यवहार और सोच की बात करनी चाहिए। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण विवेकीकृत तरीके से होना चाहिए। चाहे हम ऐसे उदाहरण हजारों दे सकते हैं जिसमें हमें लगे कि मनुष्य ने विवेकीकृत व्यवहार नहीं किया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बड़े बड़े निर्णय गैर विवेकीकृत तरीके से लिए, इमोशंस पे लिए जाते हैं, रिवेंज फीलिंग पे लिए जाते हैं। लव, पिता मैंने कहा था महाभारत में, युधिष्ठिर ने पूछा कि युद्ध क्यों होते हैं? मैंने कहा कि युद्ध के दो ही कारण है, प्रेम और बदला। और बदला लेने की प्रवृत्ति ज्यादा शक्तिशाली होती है। प्रवृत्ति है वह मनुष्य से बड़ा बड़ा काम कराती है, राजनीति परिवर्तित कर देती है, राजशाही गिर जाती है, क्रांतियां हो जाती है। तो क्या हमें राजनीतिक सिद्धांत इसके आधार पर बनाना चाहिए, प्रवृत्तियों के आधार पर? क्या हमें भावनाओं के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए? क्या हमें मनोवेग के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए? जबकि हम ऐसा जानते हैं कि ऐसी घटनाएं होती है जो राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित कर देती है सिर्फ इसी कारण से। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत को हम कहते हैं कि वह विवेकीकृत प्रक्रिया है। ये प्रश्न उठता है, आज जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के समय केवल विवेकीकृत व्यवहार का ही ध्यान रखना चाहिए, या हमें गैर विवेकीकृत भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए अपने निर्माण में? या दूसरे अर्थों में हम कहें तो हमको राजनीतिक सिद्धांत की भाषा पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि यह एक विवेकीकृत प्रक्रिया है। क्या ये गैर विवेकीकृत प्रक्रिया नहीं हो सकती? क्या ये गैर विवेकीकृत तत्व इसमें शामिल नहीं हो सकते? क्या हो सकते? मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि
आपको ऐसे भी सोचना चाहिए, जब आप किसी राजनीतिक विचारक के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो ये देखना होगा कितने तत्व गैर विवेकी हैं जिन्हें वो विवेकीकृत बताकर सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं। ये भी करते हैं कि गैर विवेकीकृत को मानेंगे तो मानेंगे ये सिद्धांत का निर्माण सही प्रकार से नहीं कर रहा है। तो गैर विवेकीकृत तत्व यानी इमोशंस वगैरह जो होते हैं उनको वो विवेकी भाषा में प्रयुक्त करते हैं और कहते हैं कि हमारा सिद्धांत तो विवेकीकृत है। तो ये एक मान्यता है कि राजनीतिक सिद्धांत केवल विवेकीकृत प्रक्रिया से बनता है। इस मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता है या नहीं है, ये तय करेगा जब आप राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आज